नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बेस्ड है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होते हैं, और ये कैपिटल एक्स जो है स्मॉल एक्स प्लस वाई का सम हमारे पास होता है, और कैपिटल वाई स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल वाई हमारे पास होता है। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि नॉर्मल कोऑर्डिनेट जो हैं दोनों पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट का सम और डिस्प्लेसमेंट का सब्ट्रैक्शन हमारे पास होता है। तो कैपिटल एक्स होता है एक्स प्लस वाई और कैपिटल वाई होता है एक्स माइनस वाई। तो अगर हम कैपिटल एक्स की बात करें तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम एक्स और वाई को ऐड करते हैं, और हमारे पास जो एक्स और वाई है उनको हम ए वन कॉस ओमेगा वन टी माइनस फाइव की फॉर्म में लिखते हैं, और वाई को भी ए वन कॉस ओमेगा वन टी माइनस फाइव वन की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास कैपिटल एक्स बना 2a1 कॉस ऑफ ओमेगा वन टी माइनस फाइव। तो ये हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू है, और सिमिलरली हमने कैपिटल वाई की वैल्यू भी निकाली थी जो कि डिफरेंस ऑफ स्मॉल एक्स माइनस वाई होता है। तो ये भी हमारे पास 2a2 कॉस ऑफ ओमेगा टू टी माइनस फाइव टू हमारे पास आया था। तो हमें पता है कि कैपिटल वाई एक्स माइनस वाई होता है और कैपिटल एक्स एक्स प्लस वाई होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को भी हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू पेंडुलम्स। तो जो दोनों पेंडुलम है उनकी डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई होती है। तो उन स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए हम यहाँ पे डिफरेंस एक्सप्रेशन निकालेंगे। अभी हमने बोला कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है और y इक्वल टू एक्स माइनस वाई हमारे पास होता है। तो अगर हम एक बार दोनों इक्वेशनों को ऐड करें और एक बार हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब हम कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई करें और एक बार हम कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई करें, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो y से y माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 2x आ जाएगा कैपिटल एक्स प्लस वाई। तो x कितना बनेगा? कैपिटल एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास स्मॉल एक्स बना, जिसको कि हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जो कि नॉर्मल कोऑर्डिनेट हैं उनकी फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्मॉल एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट पेंडुलम एंड इट कैन बी रिटन एज द 1/2 इंटू सम ऑफ द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। और अभी हमने कैपिटल एक्स की वैल्यू लिखी थी 2a1 कॉस ओमेगा वन टी माइनस फाइव, और कैपिटल वाई की वैल्यू लिखी थी 2a2 कॉस ओमेगा टू टी माइनस फाइव टू। तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 2 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे a1 कॉस ओमेगा वन टी माइनस फाइव वन प्लस a2 कॉस ओमेगा टी टू माइनस फाइव टू हमारे पास बना। तो ये फर्स्ट पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गई, जिसको कि हम स्मॉल एक्स यहाँ पे लिखते हैं। तो इसी तरह से हम सेकंड पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट जो कि स्मॉल वाई है उसको भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई इक्वल टू 2y, क्योंकि x माइनस एक्स जो है कैंसिल हो जाएगा और y माइनस माइनस वाई वो हमारे पास 2y हो जाएगा। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हमारे पास आ गया, और यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू हम पुट करें तो ये हमारे पास होती है 2a1 कॉस ओमेगा वन टी माइनस फाइव माइनस 2a2 कॉस ओमेगा टू टी माइनस फाइव टू। तो बटे में यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास y इक्वल टू a1 कॉस ऑफ ओमेगा वन टी माइनस फाइव वन माइनस a2 कॉस ऑफ ओमेगा टू टी माइनस फाइव टू हमारे पास बचेगा। तो ये हमारे पास आ गई दूसरे पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ पे पहले पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एक्स निकाली और दूसरे पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट हमने स्मॉल वाई यहाँ पे निकाली। उल्टा अगर हम दोनों एक्सप्रेशन को देखें
तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो दोनों ही पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट होती है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, वो हमारे पास क्या होती है, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द कपल सिस्टम। नॉर्मल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई। तो जो स्मॉल एक्स था वो क्या था, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय टू, और स्मॉल वाई क्या आया, कैपिटल एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय टू। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एक्स एंड वाई विच आर displacement of both the pendulum are the superposition of the two normal modes of oscillation of the system। तो इन इक्वेशन के बेस पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई बाई टू है, और स्मॉल एक्स जो है एक्स कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय टू हमारे पास होता है। तो इन दोनों का हमारे पास जो है सुपरपोजिशन डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये एक्स दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू होता है, और वाई एक में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवाइडेड बाय टू हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास जो है दूसरे की पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इस सुपरपोजिशन को हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास पेंडुलम P1 और P2 है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हमारे पास जो है A1 डिस्प्लेसमेंट से आगे को जाते हैं, मतलब कि दोनों का जो एम्पलीट्यूड होता है वो A1 होता है हमारे पास। और दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या है कि जब दोनों ही पेंडुलम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे पहले पेंडुलम की जो ऑसिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो तो A1 होगी, लेकिन दूसरा पेंडुलम पीछे की तरफ आता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास माइनस A1 होती है। तो मतलब ये हमारे पास दोनों ही मोड हैं। तो ये हमारे पास इन फेज मोड हैं, जिसमें दोनों पेंडुलम एक ही सेम फेज में आगे की तरफ मूव करते हैं, और ये हमारे पास आउट ऑफ फेज मोड है। तो आउट ऑफ फेज मोड में क्या होता है कि दोनों पेंडुलम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन ये कौन सा केस है, जब दोनों ही पेंडुलम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं लेकिन अंदर की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला पेंडुलम आगे को गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट A1 हुई, और जो दूसरा पेंडुलम था वो पीछे की तरफ आया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हम माइनस A1 लिखेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है उल्टी है। तो अगर दोनों का सम यहाँ पे करते हैं तो XA1 तो x हो जाएगा टोटल 2A1, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि YA1 है और ये y माइनस A1 है। तो इनका सुपरपोजिशन करेंगे तो हमारे पास y जो है 0 हो जाएगा। तो अगर हम इनका एक तरह से सुपरपोजिशन देखें दोनों डायग्राम का, तो दोनों डायग्राम में हमारे पास ये भी आगे को जा रहा है, P1 भी आगे को जा रहा है, इसमें P1 आगे को जा रहा है, तो दोनों का सम हमारे पास जो है यहाँ पे एम्पलीट्यूड A1 और A1 2A1 बन जाता है। लेकिन इस केस में एक पेंडुलम आगे को जा रहा है और इस केस में एक पेंडुलम पीछे को जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगी दैट विल बी 0। तो इसलिए सुपरपोजिशन मोड में जो हमारे पास पहला इन फेज मोड और आउट ऑफ फेज मोड है, उनके उसके केस में रिजल्टेंट हमारे पास जो इस तरह की डायग्राम बनेगी। और अगर हम दूसरा इन फेज मोड और आउट ऑफ फेज मोड लें, तो इन फेज मोड तो हमारे पास ये सेम ही है, ऊपर वाला और नीचे की दोनों पेंडुलम आगे की तरफ A2 डिस्टेंस से हमारे पास जो है आगे की तरफ जाते हैं। लेकिन दूसरा आउट ऑफ फेज मोड क्या होता है कि दोनों ही पेंडुलम बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो ये पहला पेंडुलम पीछे की तरफ गया तो x इक्वल टू माइनस A1 हम लिखेंगे, लेकिन दूसरा पेंडुलम आगे की तरफ ले गया तो इसको हम y इक्वल टू A2 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि दूसरे की डिस्प्लेसमेंट y है, पहले की डिस्प्लेसमेंट x है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे यहाँ पे, ये पहला पेंडुलम आगे को गया, पहला पेंडुलम पीछे को आया, तो इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हमारे पास होगी। लेकिन अगर दूसरे पेंडुलम को देख लें तो ये A2 से आगे गया और यहाँ भी ये A2 से आगे गया, तो इसलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट नेट होगी हमारे पास वो y इक्वल टू 2A2 हमारे पास होगी। तो ये जो हमारे पास दोनों डायग्राम बनी, ये हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ द टू नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द कपल सिस्टम हमारे पास है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पहला जो इन फेज मोड है और ये आउट ऑफ फेज मोड है, दोनों का हम एग्रीगेट लेंगे तो हमारे पास ये वाली डायग्राम बनेगी। और अगर ये हमारे पास इन फेज मोड है और ये हमारे पास दूसरा आउट ऑफ फेज मोड है, तो इस केस में हमारे पास ये वाली डायग्राम बनेगी। तो डायग्राम के थ्रू भी हम इन दोनों ही
जो नॉर्मल मोड हैं उनका सुपरपोजिशन देख सकते हैं। तो जो हमारे पास पहला सुपरपोजिशन हमारे पास हुआ था मैथमेटिकली, वो हमारे पास क्या होता है, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा हमारे पास हुआ था कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास इस तरह से जो एक्स और वाई हमें देखने को मिलते हैं, तो एक्स और वाई इन फेज और आउट ऑफ फेज मोड में यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। तो ये हमारे पास इन फेज मोड है, ये आउट ऑफ फेज मोड है। इन फेज मोड है, ये आउट ऑफ फेज मोड है। लेकिन आउट ऑफ फेज मोड दो तरह के होते हैं। तो वैसे तो एक ही डायग्राम बननी थी, लेकिन आउट ऑफ फेज मोड दो तरह के होते हैं। एक में पेंडुलम अंदर की तरफ जाते हैं, दूसरे में पेंडुलम बाहर की तरफ, दोनों ही मूव होते हैं। तो अगर हम इनका सुपरपोजिशन देखते हैं तो ये दो रिजल्टेंट डायग्राम हमारे पास बनती है, जिनको कि हम सुपरपोजिशन ऑफ टू नॉर्मल मोड्स यहाँ पे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन इंडिविजुअल पेंडुलम। तो जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में भी देखा है कि हमारे पास जो पेंडुलम्स होते हैं, जो कपल्ड ऑसिलेटर के पेंडुलम होते हैं, वो एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो वो कितना एनर्जी एक्सचेंज हमारे पास दोनों के बीच में होता है, इंडिविजुअल पेंडुलम पेंडुलम के बीच में, जो कि कपल्ड होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बोलता है टू एनालाइज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द पेंडुलम्स वी मेक द सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस। तो दोनों पेंडुलम के बीच में जो है कितना एनर्जी एक्सचेंज हमारे पास हो रहा है, उसको एनालाइज करने के लिए हम जो है दो अजम्पशन यहाँ पे लेते हैं। वो दो अजम्पशन हमारे पास क्या हैं, फाई वन इक्वल टू फाई टू इक्वल टू जीरो, कि जो इनिशियल फेज हैं दोनों पेंडुलम की मोशन के केस में, उनको हम दोनों को ही जीरो लेते हैं, फाई वन भी जीरो और फाई टू भी जीरो। और दूसरा हम क्या ज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड हैं दोनों ही पेंडुलम के, वो इक्वल है। मतलब A1 भी A है और A2 भी हमारे पास यहाँ पे A है। तो ये दो चीजें हम एज्यूम करते हैं। तो जो इक्वेशंस हमने स्मॉल x और स्मॉल y के लिए लिखी है, वो हमारे पास जो चेंज हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास स्मॉल x के लिए इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे हम A1 को भी A लेंगे और A2 को भी A ले लेंगे। और जो हमारे पास इनिशियल फेज है उसको हम जीरो ले लेंगे, फाई वन भी जीरो और फाई टू भी जीरो। तो ऐसा करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा वन टी प्लस ए टू कॉस ऑफ ओमेगा टू टी। तो हमारे पास क्या आई, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा वन टी प्लस ए कॉस ऑफ ओमेगा टू टी। तो ये हमारे पास ए दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी। और हमें पता है कि कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी किसके बराबर होता है, टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इसका जो स्मॉल ए है उसको कॉमन ले लें, तो यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी बचेगा, जिसका कि फॉर्मूला ए होता है। तो हम उसकी जगह ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू टू इंटू ए। तो ए यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे टू ए हमारे पास आ जाएगा और आगे आएगा कॉस सी प्लस डी। तो ये हमारे पास आ गया कॉस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। और आगे आएगा कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो ये आ गया कॉस ऑफ ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बाई टू इंटू टी। तो यहाँ पे आना था ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, लेकिन हमने लिख दिया ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा ऑफ माइनस थीटा जो है कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन कर लो या ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू कर लो। तो दोनों ही केस में हमारे पास कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं हमारे पास यहाँ पे पड़ेगा। तो ये इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो ये हमारे पास ये जो कॉस ऑफ ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बाई टू है,
इसको हम कॉस ऑफ ओमेगा एम इंटू टी लेते हैं। मतलब ओमेगा एम यहाँ पे क्या है, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डिवाइडेड बाय टू। तो इसकी जगह हम यहाँ पे ओमेगा एम लिख रहे हैं, और आगे है कॉस ऑफ ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइडेड बाय टू। तो ये दोनों फ्रिक्वेंसी का सम है, इसलिए हम इसको डब्ल्यू ए यहाँ पे बोलते हैं। तो ये जिसमें जो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है उसको हम ओमेगा एम से लिखते हैं, और जो फ्रिक्वेंसी का सब एडिशन है उसको हम ओमेगा ए से लिखते हैं। और जो टू ए कॉस ऑफ ओमेगा एम टी हमारे पास है, इस पूरे को हम यहाँ पे ए वन ले लेते हैं। तो ए इक्वेशन क्या बनेगी, ए वन कॉस ऑफ ओमेगा ए टी। तो इस तरह से हमारे पास जो है फर्स्ट पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट आ गई। फर्स्ट पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हुई, ए वन कॉस ऑफ ओमेगा ए इंटू टी, और ए वन कितना है, टू ए कॉस ऑफ ओमेगा एम टी। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे अ, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। और ये जो ए वन है ये भी हमारे पास ऑसिलेटरी नेचर का होगा, क्योंकि ए वन की वैल्यू कितनी है, टू ए कॉस ऑफ ओमेगा एम टी, और कॉस ऑफ ओमेगा टी एम हमारे पास जो है ऑसिलेटरी नेचर का हमारे पास होता है साइन और कोसाइन फंक्शन। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ए वन यहाँ पे ऑसिलेटरी होगा। और आगे जो कॉस ऑफ ओमेगा एम ओमेगा ए टी है वो तो ऑसिलेटरी होता ही है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एक्स एक्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, या जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, वो ऑसिलेटरी नेचर की होती है, क्योंकि उसमें कॉस ओमेगा एम टी है। तो ए वन इज द ऑसिलेटरी नेचर एंड कॉस ओमेगा ए टी इज आल्सो ऑसिलेटरी। ये हमारे पास जो है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें जो ए वन है उसमें ओमेगा टू माइनस ओमेगा एम है, जो कि फ्रिक्वेंसी कम है। इसका मतलब कि ए वन ऑसिलेटरी नेचर का हमारे पास होगा, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी जो है कम होगी एज कम्पेयर टू दिस फ्रिक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी का सम है। तो जिसको हम ओमेगा ए यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ओमेगा ए यहाँ पे ओमेगा ए की वैल्यू हमारे पास जो ज़्यादा होगी, लेकिन ओमेगा ए की वैल्यू हम ओमेगा एम की वैल्यू हमारे पास जो कम होगी, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी का हमारे पास जो है डिफरेंस यहाँ पे होगा। तो इसलिए जो हमारे पास वाई है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वाई है वो हमारे पास ए साइन कॉस ओमेगा टू माइनस वाई है। तो वाई को हम इस वाई को हम यहाँ पे उसी तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि वाई हमारे पास यहाँ पे ए कॉस ऑफ मेगा वन टी माइनस ए कॉस ऑफ मेगा टू टी हमारे पास बनेगा, क्योंकि वाई स्मॉल वाई हमारे पास क्या था, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय टू, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय टू। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, तो ये टू ए कॉस ओमेगा वन टी माइनस टू ए कॉस ओमेगा टू टी डिवाइडेड बाय टू। तो टू से टू कैंसिल होगा, तो हमारे पास यही चीज़ बचेगी यहाँ पे। और अगेन अगर हम इस ए को यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ओमेगा वन टी माइनस कॉस ओमेगा टू टी, और वो क्या हुआ, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी हमारे पास क्या होता है, माइनस टू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे लिखें, तो ये हमारे पास ए यहाँ पे दोनों में कॉमन है, टू यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा हमारे पास ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डिवाइडेड बाय टू इंटू टी, और साइन ऑफ ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइडेड बाय टू इंटू टी। तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है इनके लिए, दोनों के लिए, कॉस ओमेगा वन टी और कॉस ओमेगा टू टी, जो कि हमारे पास माइनस टू ए कॉस सी प्लस डी साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू हमारे पास होगा। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे बनेगा, और टू ए साइन ऑफ ओमेगा एम टी,
तो जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है उसको हम ओमेगा एम बोलते हैं, और ओमेगा एम हमारे पास जो है कम होगा क्योंकि ये डिफरेंस है। लेकिन जो ओमेगा ए है वो हमारे पास दोनों फ्रीक्वेंसी का सम है, इसलिए ये हमारे पास जो है बड़ा होगा। तो दूसरी टर्म की ब्रैकेट के अंदर बड़ी टर्म है और पहली टर्म के ब्रैकेट के अंदर छोटी टर्म है। और अगर हम यहाँ पे ये जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है इसको मैं यहाँ पे A2 बोल दूं। A2 जो है साइनसॉइडल नेचर का है क्योंकि इसमें साइन है, तो ये इसमें साइन है इसलिए ये साइनसॉइडल नेचर का है। तो इसको हम A2 लिख देंगे, तो A2 विल बी ऑफ साइनसॉइडल नेचर, और साथ आगे है हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा एम इंटू टी। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे चौथी क्वेश्चन आई है और इससे पिछले वाले पेज में हमारे पास तीसरी क्वेश्चन आई थी, तो हमें बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ द टू पेंडुलम्स में वेरी साइनसॉइडली विद ओमेगा एंड ओमेगा है। तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है दूसरे पेंडुलम की, उस दूसरे पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास एम्पलीट्यूड है और साथ में साइन ओमेगा टी है। तो एम्पलीट्यूड भी साइनसॉइडली वेरी करता है और साइन ऑफ ओमेगा टी तो साइनसॉइडली वेरी करता ही है। तो इसलिए दो तरह की ऑसिलेशंस हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट्स के अंदर यहाँ पे रहेगी। तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डिवाइडेड बाई टू को हम ओमेगा एम बोलते हैं, जो कि मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी है, जिसको हम बीट फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। और ओमेगा टू प्लस वन ओमेगा वन डिवाइडेड बाई टू, ओमेगा टू प्लस ओमेगा वन डिवाइडेड बाई टू को हम यहाँ पे ओमेगा ए बोलते हैं, जो कि हमारे पास जो एंटी मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी हमारे पास ओमेगा है। तो अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको देखें तो बोलता है ऑसिलेशन ऑफ द टू पेंडुलम्स एंड देयर वेरिएशन ऑफ देयर एम्पलीट्यूड इज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे दोनों पेंडुलम का अगर हम एम्पलीट्यूड देखेंगे तो पहले पेंडुलम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो होती है एक्स, और दूसरे पेंडुलम की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है वाई। तो ये वाला जो ग्राफ है वो हमने पहले पेंडुलम के लिए बनाया हुआ है, और ये दूसरे वाला ग्राफ जो है हमने जो है दूसरे पेंडुलम के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे पास डब्ल्यू एम है वो बाहर वाली लाइन हमारे पास है, डब्ल्यू एम हमारे पास बाहर वाली लाइन है। तो ये हमारे पास डब्ल्यू एम क्या क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन, मतलब कि फ्रिक्वेंसी कम है, दो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस वो हमारे पास कम होता है। तो इसलिए ओमेगा एम जो हमारे पास आएगा वो बाहर वाला पार्ट यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो है इसकी कम है। तो फ्रिक्वेंसी कम मतलब कि इन जो पल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। लेकिन अगर हम दूसरे वाला ग्राफ लें जो कि अंदर है, तो अंदर के केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है वो यहाँ पे ज़्यादा है, जिसको कि हम यहाँ पे डब्ल्यू ए बोल रहे हैं। लेकिन डब्ल्यू ए क्या होता है, सम ऑफ टू फ्रिक्वेंसीज डिवाइडेड बाय टू, मतलब कि फ्रिक्वेंसी इज मोर। और जब फ्रिक्वेंसी मोर होती है तो पल्स के बीच में सेपरेशन हमारे पास जो है कम होती है। तो इसी बेस पे हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास जो ओमेगा ए है ये हमारे पास अंदर वाली जो वेरिएशन है वेव की वो है, ले और जो हमारे पास ओमेगा एम है बाहर वाला हमारे पास जो है वेरिएशन का कर्व है। तो ये हमारे पास एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में हमें यहाँ पे हमारे पास, और इसी तरह से जो वाई डिस्प्लेसमेंट है उसके केस में भी हमें इसी तरह की सेम वेरिएशन मिलती है, जिसमें ज़्यादा ऑसिलेशन हमारे पास हो रही है, जैसे इस एनवेलप के अंदर ज़्यादा ऑसिलेशन हमारे पास। तो इसको हम यहाँ पे डब्ल्यू ए के नाम से बोलते हैं, क्योंकि डब्ल्यू ए की जो फ्रिक्वेंसी होती है ज़्यादा होती है। लेकिन जो बाहर वाला इसका कवर है, इसका कवर ये बाहर वाला, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो कम होती है, मतलब कि ओमेगा एम दोनों फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस हमारे पास होती है। और यहाँ पे अगर हम मैक्सिमा और मिनिमा देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब टाइम जीरो है
तो टाइम 0 है, तो जो हमारे पास पहली डायग्राम है, उस केस में मैक्सिमा हमारे पास जो 0 पे आएगा, और मिनिमा हमारे पास Tm/4 में आएगा, और दूसरा मैक्सिमा हमारे पास जो है 2Tm/4 पे आएगा, और जो हमारे पास दूसरा मिनिमा है वो हमारे पास 3Tm/4 आएगा, और जो चौथा है हमारे पास वो Tm पे ही हमारे पास आएगा। तो हम इसको यहाँ कैसे याद रख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये Tm है, और इसके आधे पे हमारे पास जो है Tm/4 यहाँ पे हमारे पास आएगा। तो इसके 4 पोर्शन हमारे पास यहाँ पे रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास Tm/4 हो गया, ये 2Tm/4 हो गया, ये 3Tm/4 हो गया, ये 4Tm/4 हो गया। तो Tm ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो सेम ग्राफ हमें दूसरे केस में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या रहता है कि हमारे पास जो जहाँ पे x के केस में मैक्सिमा आता है, वहाँ पे y के केस में हमारे पास जो मिनिमा आता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे मिनिमम वैल्यू है 0, और जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारे पास 2a ही होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एम्पलीट्यूड जो है 2a cos ऑफ मेगा mt होता है। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब cos हमारे पास जो 1 के बराबर होगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ एक्सप्रेशन से हमारे पास जो 2a ही यहाँ पे आएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम क्या बोलेंगे कि जब हम टाइम 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 2a हमारे पास होता है, और y जो है 0 होता है। तो यहीं पे हम बोलेंगे कि जब x इक्वल टू 0 है, तो x 0 कहाँ पे होगा, बिल्कुल शुरू में। तो x 0 होगा तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2a आएगी, और अगर हम यहाँ पे जो Tm/2 पे हमारे पास दूसरा मिनिमा आएगा, और 0 पे हमारे पास जो पहला मिनिमा यहाँ पे आएगा। तो वही चीज़ मैथमेटिकली लिखी हुई है कि एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2a। तो अगर t इक्वल टू 0 पे बात करें यहाँ पे, x की वैल्यू 2a हमारे पास है, लेकिन x इक्वल टू Tm/4। तो x की वैल्यू Tm/4 पे हम देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास जो 0 है। तो इसको हम एक्सप्रेशन में पुट करके भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू हमारे पास जो है, यहाँ पे t की वैल्यू अगर हम Tm/4 पुट करें, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ एक्सप्रेशन में हम बोल रहे हैं कि जब t इक्वल टू 0 है, तो x से विल बी इक्वल टू 2a एंड y विल बी इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे हमें मैक्सिमा देखने को मिलेगा, जो कि 2a हमारे पास है, और y हमें यहाँ पे 0 मिलेगा। तो यहाँ पे x तो मैक्सिमम है, लेकिन y यहाँ पे हमारे पास जो 0 है। तो हमारे पास y 0 है, और जब x को हम 0 लेते हैं, तो उस केस में y जो है 2a हमारे पास आता है। तो x यहाँ पे 0 है, और इसके बिल्कुल नीचे y हमारे पास जो मैक्सिमम है। और अगर हम x जो है 2a लेते हैं, तो उस केस में y हमारे पास जो 0 होता है। तो x इक्वल टू 2a लेते हैं, तो 2a हमारे पास यहाँ पे है। तो अब नीचे वाली डायग्राम देखेंगे तो y यहाँ पे हमारे पास जो है 0 है।
तो इसको हम जो दो इक्वेशन हमने एक्स और वाई की लिखी है उनमें भी ये चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं। तो पीछे जो हमने यहाँ पे लिखी थी, तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन हैं। तो A2 इज 2A साइन ऑफ ओमेगा एम टी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो A2 है हमारे पास मैक्सिमम जो है 2A होगा। तो मैक्सिमम ये 2A होगा हमारे पास, और ओमेगा ए की वैल्यू यहाँ पे हम जैसे जैसे पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वाई की वैल्यू यहाँ पे आती जाएगी। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो ओमेगा एम के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास टाइम पीरियड होगा वो टीएम हमारे पास होगा, और टीएम की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा एम हमारे पास होगी। तो हम टाइम पीरियड की फॉर्म में लेते जाएंगे। तो एट टी इक्वल टू Tm/4। तो जब हम टी को Tm/4 यहाँ पे लेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो Tm/4 हमारे पास कितना होगा, डेट विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा एम। तो हमारे पास कितना बना, पाई/2 इंटू ओमेगा एम। तो इस Tm की वैल्यू को हम सॉरी इस टाइम की वैल्यू को हम अपने एक्सप्रेशन में पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने पहले लिखे हैं ये वाले, तो यहाँ पे t की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, जैसे Tm/4 ओमेगा एम। तो ओमेगा एम से ओमेगा एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई/4 हमारे पास बचेगा, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, t की वैल्यू डिफरेंट लेकर के। तो बोलता है हमारे पास दो चीजें हैं कि जब टाइम 0 होगा तो पहले पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट तो 2a होगी, लेकिन दूसरे पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है 0 होगी। तो ये चीज हम मैथमेटिकली भी देख देख सकते हैं कि जब t इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू 0 हमारे पास होगा। तो t 0 हो गया तो साइन ऑफ 0 इज 0। तो हम क्या बोलेंगे कि y विल बी 0। लेकिन जब t 0 होगा तो यहाँ पे हमारे पास कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, मतलब कॉस ऑफ ओमेगा नॉट 0। तो कॉस ऑफ 0 हमारे पास जो 1 होता है। तो इस केस में हमारे पास जो x की वैल्यू है वो में यहाँ पे मैक्सिमम आएगी a1, दैट इज 2a। तो वो हमारे पास यहाँ पे 2a आएगी। तो इस तरह से हम x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2a हमारे पास आ जाएगा। तो वो हम देख भी सकते हैं यहाँ पे कि x यहाँ पे 0 है और y यहाँ पे 2a है मैक्सिमम। तो जहाँ पे x मैक्सिमम है वहाँ पे y 0 है, और जहाँ पे x मिनिमम है वहाँ पे y मैक्सिमम है। तो आगे भी हम यहाँ पे इसको इस तरह से देख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बनाई हुई है हमने कि जब टाइम Tm/4 हमारे पास होगा, तो जब टाइम Tm/4 हमारे पास होगा तो जो सेकंड पेंडुलम है उसके केस में हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, और पहले केस में हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब टाइम Tm/4 है तो पहले पेंडुलम की जो डिस्प्लेसमेंट x है वो 0 है, लेकिन जब टाइम Tm/4 है तो दूसरे पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट जो y है दैट विल बी मैक्सिमम। तो इस तरह से ये हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पे बन जाता है। तो बोलता है कि जब हम टाइम Tm/8 लेंगे, तो ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब हम टाइम जो है Tm/8 लेंगे तो बोलता है उस केस में दोनों ही पेंडुलम की जो हमारे पास
एनर्जी होगी, और दोनों ही पेंडुलम की हमारे पास जो है बराबर यहाँ पे होगी। तो वो हम किस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि जब टाइम हम Tm/8 लेंगे, तो जब हमने टाइम ले लिया Tm/8, तो Tm/8 कितना हुआ, 2π/8 ओमेगा एम। वो हमारे पास कितना, π/4 ओमेगा एम। तो यहाँ पे टाइम आ गया π/4 ओमेगा एम। और जब हम इसको एक्स और वाई के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे ओमेगा एम से ओमेगा एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है पाई/4 बचेगा। और आपको पता है कि हमारे पास जो वाई का एक्सप्रेशन है, उसमें भी ओमेगा